Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lands Network. Hope you are enjoying my lectures. So today we will cover up the themes of the play Heart of Darkness. इस प्ले के थीम्स को समझने से पहले हमें ज़रूरत है इन दो टर्म्स को समझने की जो कि हैं imperialism and colonialism. We can say that these two terms are the dominating themes of the play. हम थीम्स को समझने से पहले इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं. So let's have a look on these terms. So here we have the definition of imperialism and colonialism. Imperialism refers to the policy and practice of extending a nation's authority over other countries, often through the acquisition of territories or establishment of economic and political dominance. गाइस इम्पीरियलिज़म एक ऐसी टर्म है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि इम्पीरियलिज़म में एक जो रियासत है वो दूसरी रियासत पे जाकर कब्ज़ा करती है और उन पर डोमिनेंट हो जाती है, उन पर रूल करने लगती है और उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कैप्चर कर लेती है. इसके बरक्स कॉलोनियलिज़म क्या चीज़ है? कॉलोनियलिज़म ऑन द अदर हैंड इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज़म involving the establishment, maintenance, and exploitation of the colonies in one territory by people from another territory. कहते हैं इम्पीरियलिज्म की ही एक फॉर्म है कॉलोनियलिज्म, जिसमें क्या होता है वो ख्याल रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, मेंटेनेंस का और लोगों को कॉलोनाइज्ड बनाने का. Colonial powers typically exert control over the colonized territory for economic, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीज़न. वो कहते हैं कि एक रियासत पर जब दूसरी रियासत कब्ज़ा करती है तो कॉलोनियलिज्म में ये होता है कि वो जाकर उन पर रूल करते हैं, उनको सिविलाइज्ड करने की कोशिश करते हैं. देखिए गाइस, कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म में एक वाज़ेह क्लियर डिफरेंस है. इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि वो एक रियासत दूसरी रियासत पर कब्ज़ा कर लेती है और उसका ओनली जो मकसद होता है वो होता है कि वो उसके रिसोर्सेज को दूसरी रियासत के रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कैप्चर कर लेती है. लेकिन कॉलोनियलिज्म क्या करते हैं कि वहाँ के लोगों पर रूल तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका मकसद होता है कि वो लोगों को सिविलाइज्ड करें, लोगों में नॉलेज का इजाफा करें, लोगों की जो इस्टेब्लिशमेंट करें, उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें. लेकिन इम्पीरियलिज्म का जो इकलौता मकसद होता है वो होता है रिसोर्सेज को कैप्चर करना और लोगों को कैदी बनाकर उन पर रूल करना. So there are 6 major themes of the play: colonialism, moral ambiguity, psychological journey, ambiguity of truth and reality, race and identity, civilization versus savagery. Okay, पहला पॉइंट हमारे पास कॉलोनियलिज्म है. अब हम देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म कैसे इस प्ले का थीम बनता है. देखें, हमारे पास एक यूरोपियन कंपनी होती है जो कि आइवरी कलेक्शन का काम करती हैं और आइवरी को एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं. ठीक है, उसके 2 स्टेशंस हैं, एक इनर स्टेशन है, एक आउटर स्टेशन है. यहाँ पे कोंगो एक सिविलाइज्ड सिटी है, स्टेट है. मतलब कोंगो के लोग जो हैं, नेटिव्स हैं, वो सिविलाइज्ड हैं. उन लोगों पर एक दूसरी कंपनी आके रूल करी है. मिस्टर कर्ट्स कौन होता है? मिस्टर कर्ट्स यूरोपियन कंपनी का एक एजेंट है, एक काम करने वाला है जो कि एक जर्मन मैन है. वो जाता है कोंगो में और लोगों पर रूल करता है, अपनी सर्विसेज देता है और उन पर रूल करता है. मतलब लोग फिर उसको अपना खुदा मानने लगते हैं. लोगों की मेंटालिटी वो इतनी चेंज हो जाती है कि कर्ट्स के बिना वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते होते. तो चूँकि मिस्टर कर्ट्स एक वाइट मैन होता है, वो रूल ब्लैक मैन पर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मिस्टर कर्ट्स है वो कॉलोनाइज़र है और जो हमारे पास कोंगो के लोग हैं वो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं. कर्ट्स उन पर इतना हावी हो जाता है कि आइवरी तो वो खुद कलेक्ट कर रहा होता है लेकिन उनकी पूरी नेटिव्स की जो ज़िंदगियाँ होती हैं वो भी इसी पर मुनहसर कर रही होती हैं, उसी पर डिपेंड कर होती हैं. सेकेंड हमारे पास है मोरल एम्बिग्यूटी. मोरल एम्बिग्यूटी क्या है कि ये एक ब्लर्ड लाइन क्रिएट कर देता है गुड एंड ईवल के दरमियान. ठीक है, जैसे कि मान लो
उसकी फियांसी को क्या बताता है कि जब वो पूछती है कि मिस्टर कर्ट्स के आखिरी अल्फाज क्या थे, तो वो एक ज़ाते खुद तो एक अच्छा इंसान था मार्लो, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि मिस्टर कर्ट्स एंड पे तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था और तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था, जबकि उसके मिस्टर कर्ट्स के आखिरी अल्फाज द हॉरर थे। तो वो एक गुड और इवल के दरमियान एक ब्लड लाइन उसने क्रिएट कर ली है इस नॉवल में, जो कि एक अच्छे इंसान को झूठ बोलने पर उसने माइल किया है और उसकी थिंकिंग को चेंज किया है। सेकंड पॉइंट, इसी दूसरे थीम सेकंड पॉइंट कहा जाता है कि करेक्टर्स कन्फ्रंट द डार्कनेस विद इन देमसेल्व्स। देखिए, अब मिस्टर कर्ट्स का उन लोगों पर जाके रूल करना और उनकी साइकीज को चेंज कर देना। मिस्टर मिस्टर चार्ल्स मार्लो जो है वो भी अपने अंदर की डार्कनेस से उसका सामना होता है, जैसे कि वो भी एक ईवल, उसकी थोड़ी सी जो ईवल पर्सनैलिटी है वो एट द एंड हमारे नॉवल में सामने आ जाती है और वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। थर्ड थीम है साइकोलॉजिकल जर्नी। मार्लो एक समुद्री सफ़र करता है कॉन्गो की तरफ, जिस जर्नी में वो ह्यूमन साइकी की डेप्थ को जानता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक इंसान अपने अंदर की ह्यूमन साइकी को भी जानता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो थीम है वो है एम्बिग्युइटी ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ। देखें, मिस्टर कर्ट्स जाता है इस अपने साथ इस मोटिव के साथ कि मैं जाऊंगा, लोगों को सिविलाइज्ड करूंगा, वहाँ के लोगों का ख्याल रखूंगा, उनमें नॉलेज का इजाफा करूंगा, उनकी मेंटेनेंस उनका इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल रखूंगा। लेकिन वो क्या करता है, रियलिटी क्या होती है कि रियलिटी वो उन लोगों को सिविलाइज्ड नहीं कर रहा होता, बल्कि उन लोगों पर रूल कर रहा होता है। एक यूरोपियन कंपनी का एक एजेंट जाता है द डीप फॉरेस्ट कॉन्गो में और उन लोगों पर रूल कर रहा होता है, उनकी ज़िंदगियों पर रूल कर रहा होता है। अगर वो सिविलाइज्ड कर रहे होते उन लोगों को, उन लोगों के एरिया को सिविलाइज्ड बना रहे होते, तो वो उन लोगों में नॉलेज बांटते, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उन लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहे होते हैं कि वहाँ के नेटिव्स जो है गुलाम बनकर मिस्टर कर्ट्स के सामने आइवरी कलेक्शन में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। हेल्प नहीं कर रहे होते, बल्कि सारा काम वो कर रहे होते हैं। मिस्टर कर्ट्स तो उन पर रूल कर रहा होता है। सेकंड, वो कहते हैं कि ब्लरिंग लाइंस बिटवीन ट्रूथ एंड इल्यूजन, सैनिटी एंड मैडनेस। देखिए, सैनिटी, अब वो कहें कि नेटिव्स को मिस्टर कर्ट्स से इतना ज़्यादा उससे उनका लगाव हो गया है कि मिस्टर कर्ट्स के बिना वो रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन ये एक सैनिटी नहीं थी, ये एक मैडनेस थी। उन लोगों पर दिमागी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मिस्टर कर्ट्स उन पर रूल करते करते उनका खुदा बन गया था, तो वो लोग उसके बगैर रहने से इनकार कर रहे थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रेस एंड आइडेंटिटी। ऑब्वियसली दिस प्लेस शोज द रेसिज्म हाउ। अगर तो यहाँ पे जो है डिफरेंट वो करते, मतलब वाइट मैन भी एज अ स्लेव काम कर रहे होते, तो हम कहते कि नहीं, अगर ब्लैक पीपल कर रहे हैं एज अ सर्वेंट काम, एज अ स्लेव्स काम वाइट पीपल भी कर रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कि रेसिज्म नहीं है। लेकिन जहाँ पे एक वाइट मैन रूल कर रहा है ब्लैक पीपल्स पर, तो ये रेसिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं, रेसिज्म ही इधर एक्सप्लोर की जा रही है। ब्लैक मैन को एज अ स्लेव काम कराने पर मजबूर किया जा रहा है। वाइट पीपल खुद को बहुत ज़्यादा डोमिनेट समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, तो रेसिज्म का थीम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमारे पास एक्टिव है, डोमिनेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि आउटर स्टेशन पे भी नेटिव्स को गुलाम बनाकर काम किया जा रहा होता है, जिन जैसे कि वहाँ के लोग उनको क्रिमिनल समझते थे। वो क्रिमिनल्स तो नहीं थे, वहाँ के स्लेव्स थे, क्योंकि जो वाइट पीपल हैं वो उन पर रूल कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। सो द लास्ट वन इज़ सिविलाइजेशन वर्सेस सवेजरी। सिविलाइजेशन का थीम तो तब हम एक्सप्लोर करते कि अगर मिस्टर कर्ट्स वहाँ के लोगों को सिविलाइज्ड कर रहा होता, लेकिन मिस्टर कर्ट्स उन लोगों से काम करवा रहा था। वो तो अपना मकसद निकलवा रहा था, जैसे कि वो सारे लोग उसके लिए, मिस्टर कर्ट्स के लिए आइवरी कलेक्ट करते थे और वो वहाँ से एक्सपोर्ट करता था और सारा पैसा वो खुद कमा रहा था। वो अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर रहा था, ना कि उन लोगों को सिविलाइज्ड बना रहा था।
और उसका ये जो अमल है वो सैवेज तो था ही, क्योंकि वो लोगों पर ज़ुल्म कर रहा था, लोगों को उसने कैद कर रखा था। सो दीज़ वर द इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ दिस प्ले।